अव्वल तो मैं इसे जानता हूँ कि वो अदालत वगैरह के झंझट में नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी अच्छी खासी रकम दरकार है, जो कि फ़िलहाल रेहान के पास मौजूद नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर वो कहीं से ले दे कर ऐसा करता है तो दुनिया की किसी भी अदालत में चला जाए, इसका केस कमज़ोर है, कोई भी वकील नहीं लड़ेगा, क्योंकि कागज़ात पर इसके अंगूठे के निशान वाज़ेह हैं, जो कि इस बात की गवाही है कि खुद अपनी मर्ज़ी से इसने वो मकान मेरे नाम किया है। अब खाना भी लगवाओगी या तफ्तीशी करती रहोगी? एहसान ने इसे अब लब खोलते हुए देखा तो टूट गया। जा रही हूँ, मुझ पर ही गुस्सा करना नहीं, धन हुस्से से कहती हुई दबे दब कर कमरे से वॉकआउट कर गई। जबकि एहसान आगे का लहमा अमल सोचने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा भैया अपनी ज़ुबान से कैसे फिर सकते हैं। रेहान का सोच सोच कर दिमाग सुन हो गया था। जितना सोचता इतना ही उलझता जाता। दिल था कि दड़े मार कर रोना चाहता था कि इसके अपने सगे खून ने चंद पैसों की एवज़ इतना बड़ा फ्रॉड किया था। भला कोई अपने खून के साथ हक तलफी कैसे कर सकता है? वो भाई जिस पर आंख बंद करके इसकी हर बात को तस्लीम करता था, शायद ये ही इसकी गलती थी, क्योंकि इसने अंधाधुंध एतमाद किया। क्यों वो ये बात भूल गया था कि जिस पर दौलत का नशा सवार हो जाए, इसे तो अपनी बीवी अपनी औलाद भी याद नहीं रहती। वो तो फिर भाई था, वो भी छोटा, जो इनके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता था। जिस मकाम पर एहसान फायज था, आज उसी मकाम से बहुत नीचे वो आ गिरा था। वजह लालच थी, बहुत पैसे की लालच। रेहान ने आंखों में आई नमी को अंगूठे से साफ किया था। रानिया खामोशी से रेहान को देख रही थी। इसी समय तो इसके पास भी दिलासा के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए थे। नुकसान तो इसका और इसके बच्चों का हुआ था। नाश्ता के टेबल पर एक गैर मामूली सी खामोशी छाई हुई थी। सब अपने अपने नाश्ते की जानब तवज्जो किए हुए थे। तभी जुल्फ़कार ने एक सागर बात का आगाज़ किया। भाई मैं चाह रहा था कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। यूँ भी रेहान तो अब शिफ्ट ही कर रहा है, तो मैं चाह रहा था कि आप लोग भी अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाएं। जुल्फ़कार की बात पर एहसान के चेहरे पर बल नुमाया हुआ। ठीक है, तुम दोनों के कागजात मिल जाएंगे। मेरी राय ये है कि लगे हाथों आप दुकान का भी बंटवारा कर दें, ताकि हम दोबारा से अपना कोई कारोबार शुरू कर लें। जुल्फ़कार ने झिझकाते हुए बात मुकम्मल की। जो भी था एहसान का रूप और दरबदर सामने वाले को झिझकने पर मजबूर कर देता था। बाबा ने तुम्हारे नाम सिर्फ मकान ही किया था, जो तुम्हें मिल जाएगा। दुकान को रहने दो, जो कारोबार चल रहा है इसे चलने दो। एहसान ने नहायती तलखी से कहा, गोया इस दुकान के बंटवारे की बात नागवारा गुजरी हो। भाई इस कारोबार में हमारी भी मेहनत लगी हुई है। आप हमें इसमें से आधा हिस्से की रकम की सूरत में दे दें, ताकि कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जी भैया, जुल्फ़कार भाई की राय से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मोहसिन ने भी अपना मुतालबा किया। इस सारे अरसे में रेहान खामोश तमाशाई बना सब सुन रहा था। वो अपना एहतसाब कर रहा था कि अगर वो डंके की चोट पर बात करता तो यूँ इसके साथ धोखा ना होता। तो फ़िलहाल मकान के कागजात तो लो, बाकी का देखते हैं फिर। एहसान ने टालने वाले अंदाज में कहा और कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक नज़र सर झुकाए बैठे रेहान पर डालकर कमरे की जानब चल दिया, जबकि जुल्फ़कार शाहीन की जानब मैनिहेत देख रहा था। मैं तो कहती हूँ आप भी अपना हिस्सा मांग लें, ऐसा ना हो कि एहसान भाई हमारे हिस्से पर भी काबज़ हो जाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये किस किस्म की बातें कर रही हो? मोहसिन ने कड़े तेवर से आयशा को घूरा। सही कह रही हूँ, ये तो कोई बच्चा भी समझ ले कि एहसान भाई किस तरह से रेहान को धोखा दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ तुम जल्द अज जल्द अपने हिस्से दे लो, मकान में से भी और दुकान में से भी। मोहसिन ने सोच अंदाज में सर हिलाया। आयशा की बात पर इत्तफाक कर रहा हूँ। मैं भैया से बात करूँगा, रेहान को भी कुछ दें, इसके तो बच्चे भी अभी छोटे हैं। तुम्हें क्या पड़ी किसी के मामलात में टांग अड़ाने की? अपने हिस्सा लो और खामोशी इख्तियार कर लो, आयशा ने नहुसत से कहा। भाई है वो मेरा, अब इसे तो नहीं छोड़ सकता ना।
उन्हें भाई है और उन्हें भाई है, आयशा ने बड़े बड़बड़ाते हुए कहा। मोहसिन गौर कर आयशा की जानब देखा तो एहसान भाई के भी भाई ही लगते हैं, ना क्या पता क्या मामूलात में हैं। अंदर ही अंदर मुझे कौन सा कुछ बताती है रानिया, रेहान ने भी तो कुछ न कुछ किया होगा ना। आयशा हाथ निचोड़ती हुई तेज़ तेज़ बोल रही थी। कह देती हूँ कि मैं किसी की हिमायत में बोलने की ज़रूरत नहीं। हम क्यों बुरे बने, भैया से हमारे साथ जो तो कुछ नहीं किया ना। मोहसिन आयशा की बातों में इस कदर उलझा गया कि जो काम करने आया था वो जहन से निकल गया। माहौल में एक बेदम खामोशी राज हो गई थी। बड़े के बीच तलहीज़ ने अपनी जगह बना ली थी। छोटे भाई छोटी छोटी बात में भी एक दूसरे की राय ली जाती थी, लेकिन एहसान के इस अमल ने सबको अपने तक महदूद कर दिया था। अलबत्ता बच्चे अपने शुगल में मसरूफ़ थे। अरे भाभी, आप क्यों बना रही हो, लाइए मैं बना दूँगी। रानिया खाना बनाने की गर्ज से किचन में ही आ रही थी तो शहीन को रोटी बेलते देखकर तो हलूस से बोल उठी, रहने दो, तुम्हें अपने मियाँ के कान भरने से फुर्सत मिले तो तुम घर को देखो। आधी आधी ज़िंदगी गुजर गई मगर हमें तो अभी तक अपने मियाँ को काबू करना ना आया। शाहीन ने तंज में बुझे तेरों की बरसात कर दी, जैसे कब से बुरी बैठी थी। रानिया जो के 14 तबक रोशन हो गए थे, जो सारा दिन बाग के घर के तमाम काम सर अंजाम देती थी, सब पर पानी फेर दिया गया था। सच ही कहते हैं कि लोगों से उम्मीद रखने से बेहतर है बंदा अंधे कुएं में छलांग लगा ले। इंसान तो कभी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए ज़्यादा खुदा के अलावा। वो अगर दे तो जिताता नहीं, अगर ना दे तो रसवा भी नहीं करता। बहुत से आंसू इसकी आंखों में जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहे थे। क्या अपना हक मांगना भी जुर्म है? रानिया अगर थोड़ी देर वहाँ रहती तो बिखर जाती। धीरे धीरे चलती हुई वहाँ से निकल गई। इसे दुख पहुँचा था, बहुत दुख। इसका क्या कसूर? इस सब में कोई इसे भी मुद्दर इल्ज़ाम ठहरा रहा था। वो तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। किसी से अपने काम से काम रखना इसकी आदत में शामिल था। आज खिलाफ मामूल रेहान की कुछ तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से देर से ही वो किचन में गई थी। शहर में खड़े होकर दुपट्टे से अपनी नम आँखें खुश्क की। वो हरगिज़ भी रेहान को कोई तासुर नहीं देना चाहती थी। वो तो खुद कल से टूट फूट का शिकार था। इसे सब बताकर वो इस पर परेशान करना नहीं चाहती थी। क्या हुआ, तुम आज दुकान नहीं गए? थोड़ी देर पहले ही जुल्फ़ा ने एहसान को बताया था कि रेहान आज दुकान नहीं आया और ये पहली दफ़ा था सारे अरसे में, वरना